नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी के पूर्व विधायक और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी रहे गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर ईडी ने अपना फंदा डाला है और ईडी एक साथ इन दोनों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। हम आपको बता दें कि ये छापेमारी 32 घंटे से ज़्यादा चली। यही नहीं, ईडी का दावा है कि इन दोनों के घर से जॉइंट प्रॉपर्टी यानी कि गुलाब यादव और संजीव हंस के जॉइंट प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, ईडी ने और कई ऐसे दावे किए जो चौंकाने वाले हैं। ईडी के गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है कि ये अप्रत्याशित घटना कैसे हो गई, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या वजह है कि ईडी इन दोनों पर अपना दबिश बढ़ाए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं ईडी आखिर इन दोनों के कई ठिकानों पे एक साथ अचानक से छापेमारी क्यों की और क्या है इसका राज। सर देखिए, आज देश में अगर सरकार कोई चला रहा है तो आईएएस ही चलाते हैं। बगैर उसके हस्ताक्षर से कोई काम नहीं होता है। नाम के नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन चिट्ठी वो आदेश देते हैं, लेकिन फाइनल चिट्ठी तो आईएएस अधिकारी ही निकालते हैं। तो आज देखा जाए, अगर देश की स्थिति है तो देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो उसके मूल जड़ आईएएस अधिकारी हैं। 90% से ज़्यादा अधिकारी भ्रष्टाचार में ऐसे डूबे हुए हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर आईएएस अधिकारी ईमानदार हो जाए तो देश समझिए कि आसमान की बुलंदियों पर डेवलपमेंट होगा और हर चीज़ बेहतर होगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर कोई भ्रष्ट है तो वो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, और उसके बाद नेता आते हैं। यही लोग नेता को भी भ्रष्ट बनाते हैं, या यूँ कहिए कि नेता लोग आईएएस अधिकारी को भ्रष्ट बनाते हैं। दोनों का गठजोड़ होता है, दोनों का गठजोड़ मंत्री और अधिकारी का होता है। यहाँ देखा जाए तो नेता और अधिकारी का गठजोड़ है, जो कि भ्रष्टाचार का मामला आया है, जो कि ईडी का छापेमारी हुई है। तो ये छापेमारी तो एक समझिए कि एक नमूना है। अगर इसी तरह से किसी भी, मैं तो कहता हूँ कि 90% अधिकारियों के यहाँ अगर छापामारी हो तो ऐसे ही कागजात मिलेंगे, ऐसे ही पैसे मिलेंगे, मतलब अकूत संपत्ति। मतलब अगर आप किसी चीज़ के नहीं मिलेंगे जी, अगर हम और आप बोल रहे हैं तो साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन आप गांव में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी जो एक जाता हो किसी भी काम के लिए, तो बगैर पैसे का कोई काम होता है क्या? मतलब सरकार अकाउंट में पैसा डालने का प्रबंध कर दिया सरकार ने कि इंदिरा आवास का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन, कोई भी पेंशन या कोई भी सरकार की सहायता राशि जो जाती है ग्राम लोगों को, वो अकाउंट में जाने का प्रावधान हुआ है। लेकिन बिचौलिए और दलाल, और यूँ कहिए कि आईएएस अधिकारी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पैसा तो उनके अकाउंट में जाएगा, लेकिन फिर पैसा उनके अकाउंट से जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, उनके माध्यम से फिर उन अधिकारियों के पास जाता है। इंदिरा आवास का आप किसी से पूछ लीजिए, मतलब 40,000 रुपया कमीशन में चला जाता है, जबकि उनके अकाउंट में पैसा जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उनके यहाँ, जैसे ईडी की छापेमारी हो जाती है, उनका इंदिरा आवास कैंसिल हो जाता है कुछ न कुछ बना करके बहाने से। और जो पैसा नहीं देते हैं उनके परिजन मरते हैं, सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है 4 लाख रुपया, उसमें 2 लाख रुपए तक बिचौलिए खाते हैं। और सबकी जड़ आईएएस अधिकारी हैं। अगर जो पैसा नहीं देते हैं, कोई अगर नहीं तैयार हुए पैसा देने को,
उनको चेक ही नहीं मिलेगा। चेक मिल जाएगा तो भंजेगा नहीं, उनको इतना दौड़ाया जाएगा, इतना कागजात, ये कागजात नहीं है, ये कागजात नहीं है, और नहीं देंगे तो लास्ट में साबित कर दिया कि ये उनके परिजन ही नहीं है। मतलब बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन अभी जो स्थिति, अभी जो छापेमारी हुई है, ये पॉलिटिकल छापेमारी मुझे लगता है कि ये राजनीतिक छापेमारी है वर्तमान समय में जो हुई है। क्योंकि नीतीश जी के खास अधिकारी माने जाते हैं संजीव हंस, प्रत्यय अमृत, दीपक प्रसाद, ये सब खास अधिकारियों में से थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हैं। और इनके यहाँ अगर छापा पड़ रही है तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल दबाव की राजनीति है। केंद्र सरकार को इस पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है, अपने फायदे के अनुसार छापेमारी हो रही है दबाव डालने के लिए, तो उसी का एक परिणाम संजीव हंस और गुलाब यादव के यहाँ छापेमारी हो सकती है जी। मतलब हो सकता है। वो मैंने तो बताया है कि 90% से भ्रष्ट हैं, तो ये भ्रष्ट भी हैं तो सभी अधिकारियों पर छापेमारी होनी चाहिए। साथ आप मैं बता रहा हूँ, किसी के पास इससे कम प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती है। 10% अब बात छोड़ दीजिए तो। और मुझे लगता है हो सकता है अगर राजनीतिक छापे दबिश के लिए नीतीश कुमार पर दबाव की राजनीति के तहत अगर छापेमारी हो रही होगी तो और भी अधिकारियों, प्रत्यय अमृत के यहाँ भी हो सकता है, दीपक प्रसाद के यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है छापेमारी। जो भी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी हैं उनके यहाँ हो सकती है छापेमारी। लेकिन जिस तरह से संतोष जी कहा जा रहा है कि ये इन दोनों के खिलाफ कि कोई महिला जो हैं वो यौन शोषण का भी आरोप लगाई, वो भी मामले अब सामने आ रहे हैं, और ये हालांकि बहुत पहले से चल रहा है। पैसे के लेन देन की बात है। ईडी ने दावा किया है कि इनके साझा कई प्रॉपर्टी हैं, कई कारोबार जो है साथ में ये लोग कर रहे थे। तो आखिर अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है, तो क्या ये टारगेट संजीव हंस को टारगेट करके सीधे नीतीश कुमार पे निशाना है? निश्चित तौर पर नीतीश जी जब भाजपा के साथ गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस समय भी यही बोला जा रहा था कि उस समय भी राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से थी कि नीतीश जी के चहेते अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, और अगर नीतीश जी नहीं जाते हैं उधर तो उनके चहेते अधिकारियों को चुनाव से पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। ये तो आम लोगों के बीच चर्चा है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है तो आर्थिक अपराध इकाई ही बता सकते हैं, या जो गठबंधन है एनडीए के शीर्ष लोग बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये, चूँकि नीतीश जी का फिर से देखा जा रहा है कि फिर से वो आरजेडी के साथ, जो चर्चाएं हैं कि फिर से वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं भाजपा अगर नहीं करती। जैसे भाजपा के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से, सरकार और न्यायपालिका, जो बोला जाता है कि लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब मेन स्तंभ माने जाते हैं। तो अभी आप देख लीजिए नीतीश जी का जो एक निर्णय था जातीय जनगणना, उसमें पिछड़ी जातियों को आरक्षण बढ़ाया गया था, दलितों को आरक्षण बढ़ाया गया था, उसे न्यायपालिका के माध्यम से रोक दिया गया। इसके अलावे लोहार, तांती, इन लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला गया था, उसे भी न्यायपालिका के माध्यम से उसे भी समाप्त कर दिया गया। जबकि सरकार अगर चाहे, भारत सरकार चाहे तो न्यायपालिका इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। 9 शेड्यूल में डाल दे और पार्लियामेंट से इस पर पास करा दे तो पिछड़ों को बिहार में भी आरक्षण मिल जाएगा और दलित में तांती और तत्वा भी शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी में इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं खटास शुरू हो गई है। नीतीश जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अग्रणी जातियों की राजनीति करती है, सवर्णों की राजनीति की जाती है। सवर्ण मानसिकता जिसे बोला जाता है, जिसे बोला जाए सवर्ण मानसिकता कहिए या जमींदार कहिए, उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है।
तो भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ों को आरक्षण की बात करेगी, अगर 9 शेड्यूल में डालेगी, पार्लियामेंट से इसे पास कराएगी, तो उनका जो बेस वोट है सवर्ण वो नाराज हो जाएंगे। और नीतीश जी के साथ मजबूरी है कि वो इसी की राजनीति करते हैं, आरक्षण की राजनीति करते आए हैं शुरू से। पंचायती राज में आरक्षण दिया, हर चीज़ में आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण 33% दिया, तो उस आरक्षण का फ़ायदा भी उनको हुआ है। और इसी बात को लेकर दोनों में खटास है। उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता दल यू कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई इसको 9 शेड्यूल में शामिल करे भारत सरकार। अब ये हुआ तो ये तांती, लोहार, इन जातियों को जो शेड्यूल कास्ट में शामिल करने किया गया था उसका फ़ायदा भी मिला था, अब न्यायपालिका के माध्यम से हटा दिया गया, तो उसको भी शामिल करने की बात है। तो इसको लेकर के नीतीश जी भारत सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, न जातीय जनगणना कराएगी, न पिछड़ों और दलितों का आरक्षण बढ़ाएगी। ये तो कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और जदयू इसके लिए प्रेशर बनाएगी। अगर जदयू नहीं प्रेशर बनाएगी तो उसका जो आधार है अति पिछड़ों का वो खिसक जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकलने जा रहे हैं 15 अगस्त से। वो तो कहेंगे कि भाई डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी अभी इसके समर्थन से सरकार टिकी है, और अगर वो भारत सरकार से इसको आरक्षण को लागू कराएं, जातीय जनगणना देश भर में कराएं। तो कुल मिलाकर लबो-लुबाब ये है कि मतलब गुलाब यादव और संजीव हंस पे जो ईडी के छापे पड़े हैं वो असल निशाना नीतीश कुमार हैं। देखिए, छापे में सच्चाई हो सकती है और निशाना भी नीतीश कुमार हो सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि टारगेट नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार आज भाजपा के साथ हैं तभी वो बचे हुए हैं। अगर भाजपा के खिलाफ रहते तो वो भी आज केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह जेल में रहते, अगर नहीं रहते, इधर रहते तो। आप देखिए ना स्थिति, आप देख लीजिए ना क्या व्यवस्था है। आप आज अपराध कितना प्रकाष्ठा पर, अपराध कितना भयावह स्थिति है अपराध की। जी। मतलब मंत्री के पिता की हत्या हो रही है, दो बच्चों को बेदर्दी से हत्या की जा रही है। कोई ऐसा दिन बीत रहा है जब अपराध की बड़ी घटनाएं नहीं हो रही है। बैंक लूटे जा रहे हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। लेकिन आप कहीं देख रहे हैं क्या नेशनल टीवी पर कहीं डिबेट, इसको मुद्दा कहीं नजर आ रहा है क्या? कहीं नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। वो मुद्दा अगर दिखाया जाएगा तो नीतीश कुमार के साथ भाजपा की भी बदनाम हुई होगी कि भाजपा सरकार में ये आपराधिक घटनाएं हो रही है। और आज से ठीक पहले चले जाइए, 6 महीना पहले, जब नीतीश कुमार जदयू के साथ है, कोई ऐसा दिन हो, आरजेडी के नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो कोई ऐसा दिन कभी होता था कि टीवी पर आपराधिक घटनाएं, जंगल राज की न्यूज़ नहीं आते थे? जबकि उससे ज़्यादा घटनाएं हो रही है लेकिन कोई न्यूज़ नहीं। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है। जो बोला जाता था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभ के पिलर में दरारें आ चुकी है। और कई पिलर तो ध्वस्त हो चुके हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता 4 स्तंभ माने जाते थे, लेकिन चारों स्तंभ में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है। और पत्रकारिता तो लगभग मृतप्राय हो चुकी है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। और अगर एक्शन होना है तो अधिकारियों पर व्यापक पैमाने पर हो, तभी अपराध पर कंट्रोल हो सकता है। अगर सरकार आर्थिक अपराधिका सही मायने में कंट्रोल करना चाहती है तो सभी अधिकारियों पर, कोई पार्टी विशेष नहीं देख करके करे। और देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दरअसल गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस बस मोहरे भर हैं, असल निशाना सीएम नीतीश हैं। और ये कहा जा रहा है कि दबाव की सियासत है।